हेलो दोस्तों, आई एम पीके। दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है काल। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिससे सभी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, विशेषकर डीएसएसबी के एग्जाम्स में 2 सवाल इसमें से आते ही आते हैं। और कई बार इतने कंफ्यूजिंग वो ऑप्शन बच्चों को लगते हैं कि बच्चे उन ऑप्शंस में इतने उलझ जाते हैं कि उसको गलती करके आ जाते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी पहचान बताऊंगा जिससे आप काल को देखते ही पहचान लोगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। काल के बारे में एक छोटा सा परिचय पहले आपको दे दूं। काल जो होता है वो एक विकारक तत्व होता है। काल एक विकारक तत्व होता है। किसका विकारक तत्व होता है? ये क्रिया का। क्रिया के और भी विकारक तत्व होते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक और चौथा होता है ये काल। तो ये क्रिया के 4 विकारक तत्व होते हैं। अगर पूछा जाए कभी एग्जाम में कि काल किसका विकारक तत्व होता है या किसमें विकार लाता है, किस वो कौन सा शब्द होता है, तो आपका उत्तर होगा वो क्रिया होता है। काल किसमें विकार लाता है? क्रिया में विकार लाता है। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें विकार आ जाता है, इनमें कुछ बदलाव आ जाता है लिंग, वचन, कारक और काल के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। काल जो शब्द होता है दोस्तों, मैं आपको पहले उसका अर्थ बता दूं। काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो यहाँ पर है समय। काल का अर्थ, काल के और भी अर्थ होते हैं, जैसे काल मृत्यु को भी काल कहते हैं, यमराज को भी काल बोल देते हैं। किंतु हम यहाँ पर अभी आपको टेंस पढ़ा रहे हैं, तो टेंस में इसका अर्थ है समय के अर्थ में। तो काल का क्या अर्थ होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। अब समय कौन सा? क्रिया किस समय में हो रही है। जैसे बच्चे खेलते हैं, छात्रा ने शिक्षिका को उपहार दिया था, बच्चा दूध पिएगा। तो यहाँ पर जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान की बात कर रहा है, कार्य अभी चल रहा है। और यहाँ पर उपहार दिया था तो यानी कि कार्य हो चुका। यहाँ भूतकाल की बात हो रही है। और बच्चा दूध पिएगा यानी कि कल पिएगा, तो यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो क्रिया के होने का समय है उसके आधार पर हमने काल को 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। तो चलिए डिटेल से समझते हैं काल के बारे में। काल के देखिए 3 भेद हैं, ये आपने अभी ऊपर देखा। सबसे पहले वर्तमान काल, फिर भूतकाल और भविष्य काल। यानी कि जब क्रिया का होने का समय वर्तमान में हो वर्तमान काल, भूत में हो भूतकाल, भविष्य में हो तो भविष्य काल। देखिए सामान्य वर्तमान, देखिए वर्तमान काल और भविष्य काल के कितने कितने उपभेद हैं? 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। भूतकाल के 6 उपभेद हैं, तो 3 और 3 6 और 6 12। आपको ये 12 ही याद करने हैं अच्छी तरीके से। इन 12 को मैं आपको समझाऊंगा, आप वीडियो पूरी देखें। देखिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सामान्य जो है वो तीनों में, वर्तमान में, भूत में और भविष्य में। इसके बाद अपूर्ण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों में अपूर्ण है, वर्तमान और भूत में। अब देखिए तीसरा संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध देखिए वर्तमान में है और भूत में है, भविष्य में संदिग्ध नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम संदेह कब करते हैं? जब कोई कार्य हो चुका हो तो हम संदेह तभी कर सकते हैं, या कोई कार्य चल रहा हो हम उसके होने पर संदेह कर सकते हैं। जो कार्य अभी हुआ ही नहीं तो हम उस कार्य में, उस काम में संदेह भी कैसे करेंगे? तो इसीलिए संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूत होते हैं, संदिग्ध भविष्य नहीं होता। इसी प्रकार संभाव्य भविष्य होता है, किंतु संभाव्य भूत और संभाव्य वर्तमान नहीं होता। क्योंकि संभावना तो हम आने वाले समय की करते हैं ना। तो जो चल रहा है वो तो हो गया, हो रहा है, और जो बीत गया वो बीत गया, उसकी क्या संभावना करें? तो इसीलिए याद रखना, वर्तमान और भूत में संदिग्ध होता है और भविष्य में संभावना होती है। अब बात करते हैं हेतु हेतु की। हेतु हेतु मुख्य रूप से भूत और भविष्य में होता है। कभी कभी वर्तमान में भी आ जाता है, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम्स में जो आता है वो ज्यादातर हेतु हेतु मत भूत और हेतु हेतु मत भविष्य ही आता है। तो चलिए इनको डिटेल से पढ़ते हैं। वर्तमान काल के अंदर सबसे पहला है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान का अर्थ होता है वर्तमान काल में जब सामान्य रूप से क्रिया के होने का बोध हो। जैसे रमेश पढ़ता है, दिनेश हंसता है, ता है, ठीक है, पक्षी रोज आकाश में उड़ते हैं। तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी? ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान है। कहने का मतलब है जो रोजमर्रा की हमारी आदतें हैं उस प्रकार के वाक्यों को लिखने के लिए हम सामान्य वर्तमान का प्रयोग करते हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो सत्य हैं, सांसारिक सत्य हैं, जैसे पृथ्वी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है,
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो इस प्रकार के जो सत्य हैं, यूनिवर्सल सत्य हैं, उनको हम इसी वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान में रखते हैं। दूसरी चीज, एक तो ये ट्रिक आपको देखनी है। दूसरी बात, अब आप देखें वर्तमान काल, वर्तमान, इसमें ये भी देखें क्रिया कब हो रही है। वो पढ़ता है, तो अभी चल रहा है, पढ़ता है, ये अभी की बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। ना तो वो पढ़ चुका है और ना ही वो पढ़ेगा, वो पढ़ता है, वो डेली इस काम को करता है। तो ये वर्तमान की बात है। इसमें आपको दो चीज देखनी है। एक तो आपको ये पहचान जो मैंने बताई है वो देखनी है। दूसरा आपको यहाँ पर अर्थ भी पकड़ना है। अर्थ या भाव, ये दो चीज प्रमुख है, इनको आपको पकड़ना है। अगर आपने ये दोनों चीज पकड़ ली तो आपका कभी भी काल का सवाल गलत नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, जिससे क्रिया की समाप्ति का बोध ना हो। क्रिया की समाप्ति का बोध किससे नहीं होगा? कार्य चल रहा है, वर्तमान में कार्य चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। पिताजी टहल रहे हैं, धर्मेश नाच रहा है, हवा बह रही है। तो यहाँ पर कार्य चल रहा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो कार्य जब चल रहा है तो ये कौन सा हो गया? ये अपूर्ण वर्तमान हो गया, पूरा नहीं हुआ कार्य। तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है रहा है, रही है और रहे हैं। ये तीनों जहां पर भी आपको वाक्य के अंत में नजर आए, इस तरह के शब्दांश या शब्द आपको नजर आए वाक्य के अंत में, तो वहां पर आंख मीच के कह देना अपूर्ण वर्तमान है। वहां पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपूर्ण वर्तमान ही होता है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान, यानी कि जब कार्य करने में संदेह हो कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, यानी कि डाउट हो कार्य करने में। क्या हो? डाउट। जब कार्य करने में डाउट होता है तो हमारे दिल में क्या बात आती है? कार्य हुआ भी होगा, यस और नो, ये दो चीज आती है हमारे मस्तिष्क में। तो जहां पर संदेह होगा वहां पर संदिग्ध वर्तमान होगा, और संदेह भी कब? वर्तमान काल में। चलिए, तो इसके हम पहले वाक्य देख लेते हैं। माँ प्रतीक्षा कर रही होगी। तो माँ प्रतीक्षा कर रही होगी, हो सकता है ना भी कर रही हो, तो यहाँ पर डाउट आ रहा है, रही होगी, ठीक है। गाय चरती होगी, पिताजी आते होंगे, शायद हिंदी की क्लास होती होगी। इन वाक्यों से ती होगी, ते होंगे, ता होगा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये क्या है? यही इसकी पहचान है, ठीक है। यहाँ पर हम शायद भी लगा सकते हैं। देखिए, वर्तमान काल में लोगों ने एक और काल बना दिया नया ही, संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या वर्तमान काल में कभी संभावना हो सकती है? कोई एस्टिमेशन हो सकता है? तो संभावना तो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। अब जो कार्य चल रहा है वर्तमान काल में है, उसके लिए संभावना थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ किताबों में दे दिया है। हालांकि अगर यहाँ पर ये शायद लगा देते हैं तो उसको ये संभाव्य वर्तमान बोल देते हैं, लेकिन ये सब संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत ही आता है। आपको संदिग्ध वर्तमान ही पढ़ना है। तो इसका अर्थ होता है कार्य के वर्तमान समय में होने पर संदेह हो। आगे बढ़ते हैं। भूतकाल। भूत का अर्थ होता है जो समय बीत चुका, जो कार्य हो चुका, जो क्रिया हो चुकी, बीते कल में कार्य के होने का सामान्य बोध हो, उसको सामान्य भूत कहते हैं। ये इसका पहला प्रकार है। 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। पहला है सामान्य भूत। पिताजी ने कार खरीदी। सामान्य रूप से हमें पता लग रहा है कि कार खरीद ली, ये काम हो चुका। शंकर ने गाना गाया। गाना जो गाया है, गाया जो है वो हो चुका है, गाने का काम हो चुका है। लड़कियों ने शोर मचाया। लड़कियों ने शोर मचा चुकी हैं, शोर मचा लिया लड़कियों ने, ये काम हो चुका है। जिसमें आ, ई और ए अंत में ये आए तो वहां पर सामान्य भूत होता है। तो इसकी पहचान यही है, सामान्य रूप से बस ये पता लगे कि यहाँ पर क्रिया जो है वो हो चुकी है, वहां सामान्य भूत होता है। आगे चलते हैं। आसन्न भूत। आसन्न का जो शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए अर्थ से ही समझ लीजिए, इसी में ही सब छुपा हुआ है। जो शब्द है उसका अर्थ समझिए। आसन्न का मतलब होता है पास में, निकट में, निकट, समीप, ठीक है, या पास। क्रिया के जिस रूप से पहचाना जाए कि क्रिया निकट भूत में ही समाप्त हुई है, यानी कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही पूरी हुई है। जैसे अब इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। रवि ने पत्र लिखा है, वहां अभी बंदूक चली है, सड़क पर कोई गिरा है, दूध उबल चुका है। तो देखिए यहाँ पर देखिए है शब्द देख करके कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्तमान का है। बच्चे यहाँ पर क्या सोचते हैं कि यहाँ पर है शब्द आ गया तो ये वर्तमान काल हो गया, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। चुका है देखकर आपने सोच लिया कि ये वर्तमान काल में हो गया। इंग्लिश के जो टेंस है उससे हिंदी के टेंस थोड़े अलग हैं। आप कभी ये सोचें कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये वर्तमान में है, उसके हिसाब से लगाकर मत आना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैंने पहले भी समझाया था, आपको भाव
पकड़ना है, अर्थ पकड़ना है, अर्थ क्या आ रहा है। रवि ने पत्र लिखा है, लिखा है से पता चल रहा है कि लिख दिया है उसने। रवि ने पत्र लिख दिया है, तो यानी कार्य अभी अभी हुआ है। वहां अभी बंदूक चली है, तो वहां पर अभी बंदूक चली है, थोड़ी ही देर पहले की बात है, तो ये आसन्न भूत में आएगा। सड़क पर कोई गिरा है, सड़क पर कोई गिरा है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो यहाँ पर आसन्न हो जाएगा, थोड़ी देर पहले की बात है। दूध उबल चुका है, दूध उबल चुका है, इस चुका है चुकी है जहां पर आ जाए वहां पर भी आसन्न भूत होता है। तो आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये इस तरह के इनकी पहचान है। और सबसे जरूरी बात, आपको यहाँ पर इनका अर्थ और भाव भी साथ में पकड़ना है, कौन से टेंस का आ रहा है और उसमें कौन सा इसमें प्रकार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण भूत, तो भूत का एक प्रकार होता है पूर्ण भूत, यानी भूत में जो कार्य हुआ वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरा हुआ, काफी समय बीत चुका। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के काफी समय पहले समाप्त होने का बोध हो। तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य को समाप्त हुए काफी समय हो चुका है, तो वहां पर पूर्णभूत होगा। तो सूरदास ने कई पद लिखे थे, तो यहाँ पर लिखे थे, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, राकेश अंतरिक्ष यान उड़ा चुका था। तो यहाँ पर चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के लास्ट में आपको वाक्य के अंत में इस तरह के शब्द या शब्दांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, खाली था, थी, थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे, इस तरह के आपको यहाँ पर शब्दांश अंत में देखने को मिलेंगे। और अगर कई बार ये भी नहीं मिलते तो आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेगा। इस तरह का वाक्य देखिए, भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि यहाँ पर हुआ आ गया, यहाँ पर तो क्या है, सामान्य भूत है। सामान्य भूत यही कहोगे ना आप, इसको काट दो, ठीक है, सामान्य भूत नहीं है, आसन्न भूत भी नहीं है, क्योंकि साफ साफ हमें यहाँ पता चल रहा है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हो चुका था। तो यहाँ पे चुका था का भाव आ रहा है, काफी समय बीतने का भाव आ रहा है, तो यहाँ पर पूर्णभूत होगा। इस तरह से एग्जामिनर आपको उलझाता है, आपको पहचान भी देखनी है और आपको भाव और अर्थ भी देखना है उस वाक्य का। देखिए, अपूर्ण भूत का अर्थ है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि कार्य पूर्ण हो गया हो, असमाप्ति का पता न चले, असमाप्ति कार्य की ना हुई हो, वो जारी हो भूतकाल में। जैसे नदी में पानी बह रहा था, इसका पहचान यही है, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, शिक्षक पढ़ा रहे थे, तो इसकी यही पहचान है, इसकी यही पहचान है, रहा था, रही थी और रहे थे। इस प्रकार के शब्दांश, ये शब्द आपको कभी भी नजर आए वाक्य के अंत में, तो वहां आंख मीच कर लगा देना अपूर्ण भूत है। चलिए आगे चलते हैं। संदिग्ध भूत, मैंने आपको बताया था संदेह कहाँ होता है, वर्तमान काल में होता है या भूतकाल में होता है, भविष्य में नहीं होता। तो क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह हो, तो क्रिया भूतकाल में तो हुई थी, किंतु संदेह है हुई थी या नहीं हुई थी, डाउट है हमें, हमें क्या है, डाउट है, यस और नो, ये आपको लगाकर देखना है उस वाक्य के अंदर, जैसे अभी हम देखते हैं। रमेश जीत चुका होगा, रमेश जीत चुका होगा या शायद नहीं भी जीता होगा, यस और नो। ड्राइवर आया, ड्राइवर आ गया होगा, ड्राइवर आ गया होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संदेह है, आया भी, आ गया भी होगा, शायद नहीं भी आया होगा। पिताजी ने खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा, यहाँ पर संदेह है, खा लिया होगा, क्या पता ना भी खाया हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यस नो, यस नो मतलब संदेह। तो यहाँ पर चुका होगा, या होगा, इस तरह के आपको शब्द दिखाई देंगे वाक्य के अंत में, तो ये इसकी पहचान है, ये देख लीजिए। और सबसे जरूरी इसका अर्थ है, अर्थ और भाव इसका क्या है, अर्थ और भाव ये है कि भूतकाल में संदेह दिखाई दे किसी भी कार्य के होने पर। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हेतु हेतु मदभूत। देखिए, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं, हेतु हेतु मदभूत से बहुत सारे सवाल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर एक चीज देखो, इसकी पहचान मैं आपको बता दूं कैसे करनी है। यहाँ पर देखिए, हेतु एक बार आया, हेतु दो बार आया, तो टोटल हेतु कितनी बार आया, दो बार आया हेतु, तो यही इसकी पहचान है, दो बार। यहाँ पर भी वाक्य जो आपको मिलेगा, जो वाक्य आपको एग्जाम में मिलेगा, वो भी दो ही वाक्य आपको मिलेंगे, एक वाक्य में दो उपवाक्य आपको मिलेंगे और वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित होंगे। तो एक क्रिया जो होगी, एक काम दूसरे काम पर आश्रित होगा, निर्भर होगा।
तो यही इसकी पहचान है। जहां भी हेतु हेतु आए, हेतु हेतु भूत में आए या हेतु हेतु भविष्य में आए या हेतु हेतु वर्तमान ही पूछ ले वो, तो हेतु हेतु जब 2 बार आ रहा है तो इसमें वाक्य भी 2 ही होंगे और क्रिया भी 2 ही होंगी और वो दोनों क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होंगी। तो ये इतना ईजी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब पढ़ते हैं वाक्य। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। देखो, वाक्य 2 आ गए, ठीक है। क्रियाएं देखो 2 आ गई, परिश्रम करते सफल हो जाते 2 क्रिया आ गई और क्रिया भूतकाल में है। हेतु हेतु है, 2 वाक्य हैं, 2 क्रियाएं हैं और जो क्रिया है वो भूत की है, तो हेतु हेतु मद भूत हो गया, ठीक है। हेतु हेतु मद भूत हो गया, इतना आसान है ये। यदि तुम कुंवारे होते तो मैं तुमसे विवाह कर लेती। एक लड़की बोलती है एक लड़के से, शादीशुदा लड़का होगा वो, तो उससे कहती है यदि तुम कुंवारे होते तो मैं तुमसे विवाह कर लेती। तो यहाँ पर होते और कर लेती दोनों भूतकाल की क्रियाएं हैं और 2 क्रियाएं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो ये हेतु हेतु मदभूत हो गया। ना वह खेलने जाता, ना वह खेलने जाता, ना उसे चोट लगती। तो यहाँ पर भी देखिए, ये जरूरी नहीं है यदि से ही आए, यदि और तो वाला ही आए। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यदि और दूसरे वाक्य में तो दिखाई दे, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपको फिर वही बात, आपको अर्थ पकड़ना है, आपको वाक्य का भाव पकड़ना है। क्या 2 वाक्य हैं? क्या दोनों वाक्यों में 2 क्रियाएं हैं? क्या दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं? तो वहां पर हेतु हेतु तो हो ही गया। अब देखो, क्रियाएं भूतकाल में तो हेतु हेतु मत भूत हो गया, क्रियाएं भविष्य की हैं तो हेतु हेतु मत भविष्य हो गया। वो आगे पढ़ा दूंगा मैं। चलिए अभी आगे चलते हैं। भविष्य काल। भविष्य काल के भी हमने आपको 3 काल बताए। सबसे पहला यहाँ पर सामान्य भविष्य काल, कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का बोध। बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सामान्य रूप से अध्यापक आज काल पढ़ाएंगे, काल ही पढ़ा रहे हैं हम आपको, पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। तो हम वर्तमान में भविष्य की बात कर रहे हैं, भविष्य काल पर आ गए। तो अध्यापक आज काल पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर गे गा गी गे ऐसे यहाँ पर शब्दांश दिखाई देंगे वाक्य के अंत में। कल मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, गा गे। कल वर्षा नहीं होगी, गी। तो गा गे और गी ये जहां भी दिख जाए तो वहां सामान्य भविष्य काल होगा। आगे बढ़ते हैं। संभाव्य, अब संभावना कर रहे हैं हम। संभावना हम भविष्य में ही करते हैं, हम वर्तमान और भूत में संभावना नहीं करते हैं। वहां पर हम संदेह करते हैं, वहां पर संदेह करते हैं तो हम भविष्य में संदेह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भविष्य तो खुद ही संदेह में है। हम भविष्य में, अब हमने सामान्य एक वाक्य बोला, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो ये संदेह है एक तरह का, पता नहीं जा भी पाऊं नहीं जा पाऊं। तो इसमें देखिए क्या होता है संभाव्य भविष्य में, इसमें क्रिया के भविष्य में होने की संभावना का बोध होगा कि क्रिया जो है वो भविष्य में होगी, उसकी भी संभावना, शायद आज वर्षा हो या होगी, ठीक है। ये संभाव्य भविष्य की बात है। हो सकता है मैं उसे पसंद आज ना आऊं, हो सकता है मैं उसे पसंद ना आऊं, लड़के को डर लग रहा है कि हो सकता है मुझे रिजेक्ट कर दे, तो पसंद ना आऊं हो सकता है, तो भविष्य की संभावना, भविष्य में भी क्या संभावना की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? संभाव्य भविष्य। संभवतः कल तक बीमारी में आराम हो जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे कोई दिलासा दे रहा है, संभवतः कल तक बीमारी में आराम हो जाएगा, यानी कल तक आप ठीक हो जाओगे ऐसी आशा है। या हम लिख सकते हैं आशा है, आशा है कल तक आप ठीक हो जाओगे। तो ये सब क्या है? ये संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस तरह के जो शब्द हैं ये शायद, हो सकता है, संभवतः, ये एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं भविष्य में कार्य के होने की। तो इन सब में क्या है? संभाव्य भविष्य। चलिए आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं हेतु हेतु मद भविष्य। भविष्य में देखो, हेतु हेतु मैंने समझा दिया। हेतु कितनी बार आया? एक बार हेतु ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार हेतु आया। तो वाक्य भी 2 ही होंगे, क्रिया भी 2 ही होंगी और दोनों आपस में निर्भर होंगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, 2 क्रियाएं करोगे भरोगे, 2 वाक्य हैं, उपवाक्य हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहाँ पर 2 उपवाक्य हैं, 2 क्रियाएं हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और जो क्रियाएं हैं वो भविष्य की हैं, तो हेतु हेतु मद भविष्य हो गया। वह यहाँ आए तो मैं वहां जाऊं, अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं वहां जाऊं या जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है। तो दोनों वाक्य जो उपवाक्य हैं दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। वह हाँ कहे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। भाई आपस में बात हो रही है, किसी की बात हो रही है कि वह हाँ कहे, अगर वो हाँ कह देता है या कह देती है लड़की, तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। तो यहाँ पर 2 वाक्य हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक क्रिया ये रही, एक क्रिया ये रही, दोनों क्रिया आपस में निर्भर हैं एक दूसरे पर, ठीक। तो यहाँ पर हेतु हेतु मद भविष्य है, ये भी बहुत आसान है। आगे चलें।
काल के कुछ अन्य भेद हैं, वो भी आप देख लीजिए। काफी ये देखने में आ रहा है आजकल, पूर्ण सातत्य वर्तमान, एक ये काल है जो ये काफी देखने में आता है इधर उधर। इसको भी जान लो, कभी अगर एग्जाम में सवाल आ जाता है तो इसको आप कर लोगे। तो पूर्ण सातत्य वर्तमान काल या सातत्य वर्तमान काल क्या होता है? जब क्रिया पहले से आरंभ होकर वर्तमान में लगातार चलती रहे, यानी कोई कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ था और वो वर्तमान में भी जारी है और चल रहा है, वहां पर पूर्ण सातत्य वर्तमान होगा। वह बचपन से फल खाता रहा है, यानी बचपन से वो स्टार्ट हुआ कोई कार्य और वो अब तक भी जारी है। राजू चोरी करता रहा है, वो बचपन से चोरी कर रहा था, बचपन से ही चोर था, वो अब भी चोरी कर रहा है। ऐसे सातत्य भविष्य, जिस क्रिया रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का बोध हो। कार्य शुरू कब हुआ? कार्य शुरू हुआ वर्तमान में और जारी रहेगा भविष्य तक। मैं आपके काम आता रहूंगा, मैं अब भी काम आ रहा हूँ और आगे भी काम आता रहूंगा। मैं समय से विद्यालय जाता रहूंगा, मैं अब भी समय से जाता हूँ और मैं आगे भी समय से विद्यालय जाता रहूंगा। कहने का अर्थ है, देखो, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूतकाल में कोई कार्य, देखो ये समझो, भूतकाल में कोई कार्य शुरू हुआ और वर्तमान तक चलता रहा, तो ये कौन सा हो गया? ये हो गया पूर्ण सातत्य वर्तमान। वर्तमान में कोई कार्य शुरू हुआ और वो भविष्य में भी चलता रहा, तो वो हो गया सातत्य भविष्य। ठीक है, इतना ही समझना है, यही इसका भाव है, यही इसका अर्थ है। अगर वाक्य घुमा फिरा के आ भी जाता है तो आपको मेन चीज ये पकड़नी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बात और आपसे कहनी थी। आपके लिए बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, तो आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी हिंदी की वीडियोस आगे भी मिलती रहें। चलो भाई, पहला सवाल है, शायद वह बच नहीं पाएगा। अब हमें यहाँ पर साफ साफ इसमें दिखाई दे रहा है गा गी गे, शायद वह बच नहीं पाएगा। ये बात तो भविष्य की है, ठीक है, लेकिन भविष्य में भी कौन सा भविष्य? सामान्य भविष्य, अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान तो है ही नहीं, इसको तो हटा ही देते हैं। हेतु हेतु मत भविष्य या संभाव्य भविष्य। अब देखो आंसर कैसे लगाना है। देखो, पहला ऑप्शन काट दो जो नहीं है। हेतु हेतु मत भविष्य तो हो नहीं सकता यहाँ पर। यहाँ पर दो क्रियाएं नहीं है, दो वाक्य नहीं है, इसको भी हटा दो। सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य में अब देखना है कौन सी है। तो भविष्य में भी एक संभावना व्यक्त यहाँ पर हो रही है कि शायद वो बच नहीं पाएगा। ये भविष्य की बात है और उसमें भी संभावना की बात है, तो इसका आंसर है संभाव्य भविष्य। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 2, जैसलमेर से निकली रेल अभी जोधपुर पहुंची है, यह वाक्य किस साल का है? जैसलमेर से रेल निकली और अभी जोधपुर पहुंची है, यानी पहुंच गई है, पहुंची है। मैंने आपको बताया था ना, है देखकर ये वर्तमान में कंफ्यूज नहीं होना। जो ट्रेन है, वो रेल है, वो जोधपुर पहुंच चुकी है। इसका मतलब ये है तो भूतकाल की बात, वर्तमान तो यहाँ पर हो नहीं सकता, ये भूतकाल की बात है क्योंकि वहां पर रेल पहुंच गई। अब उसमें कौन सी है? अपूर्ण भूत है, आसन भूत है, वर्तमान तो है नहीं, या संदिग्ध भूत है? तो यहाँ पर आसन्न भूत हमारा जवाब है, क्योंकि जो ट्रेन है वो अभी पहुंची है, क्रिया अभी हुई है, जस्ट थोड़ी देर पहले। सवाल नंबर 3, किस वाक्य में हेतु हेतु मदभूत काल है? इसमें मदभूत काल किसमें? हेतु हेतु देखो दो बार है, वाक्य देख लो जिसमें दो वाक्य आ रहे हो। बताओ किसमें दो वाक्य हैं? इसमें तुम ठीक से पढ़ लेते तो, एक ये रहा वाक्य, तो ये दिन न देखने पड़ते। तो देखो दो क्रियाएं आ गई, पढ़ लेते और देखने पड़ते, दो क्रियाएं आ गई, दो वाक्य आ गए। एक वाक्य ये रहा, एक वाक्य ये रहा, और दोनों क्रिया आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो यहाँ पर और दोनों ही क्रिया भूतकाल की हैं, तो हेतु हेतु मदभूत इसी में हो गया, ये सब नहीं है, सी आंसर है। प्रश्न नंबर 4, रीमा बच्चों के विद्यालय से आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। इसके अंदर देखिए भविष्य काल नहीं है, ठीक है, करेगी, ठीक है, जाएगी, आएगा, दौड़ेगा, होगा, नहीं होगा, ये होता है भविष्य। यहाँ पर भविष्य काल नहीं है, कर रही होगी। तो एक एक क्या लगा रहा हूं मैं यहाँ पर, बताओ? यहाँ पर एक संदेह हो रहा है मुझे, वो काम कर रही होगी या नहीं कर रही होगी। तो रीमा बच्चों के विद्यालय से आने की प्रतीक्षा कर रही होगी, शायद ये संदेह है। तो संदेह कहाँ होता है? या तो वर्तमान में होता है या भूतकाल में होता है, ठीक है, तो यह संदेह है। तो यहाँ पर संदेह हो रहा है, संदेह भी किसमें? वर्तमान में। तो मैंने ये पीछे पढ़ाया था, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस तरह के जो वाक्य में अंत में हमें मिलेंगे वो संदिग्ध वर्तमान में होंगे, यही इसका आंसर है। अगला सवाल, तुम वहां क्यों गई थी? अब तुम वहां क्यों गई थी, एक पति अपनी पत्नी से पूछ रहा है तुम वहां क्यों गई थी। उसे पता चला होगा कहीं गई होगी, वो महीने दो महीने पहले उसकी पत्नी कहीं गई होंगी, तो पति को पता चला, कुछ बात हो गई होगी घर में, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा तुम वहां क्यों गई थी। यानी कि ये जो बात है ये काफी समय पुरानी है, हमें ऐसा पता लग रहा है, और हमने बताया भी था पीछे जहां पर थी, था,
थी और थे आ जाएं, वहां पर आप आंख मीच के बोल देना ये पूर्ण भूत है, क्योंकि कार्य को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण भूत है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा काल का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।